विद्यापीठ में तो कई आंदोलन होते थे, लेकिन उस समय जब कश्मीर में भारत का तिरंगा लहराना करीब नामुमकिन होता था और भारत के उस समय के नेता भी लाल चौक पर तिरंगा लगाने की बात नहीं करते थे, ऐसे समय विद्यार्थी परिषद ने ये प्रण किया कि कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा लहराएंगे और हम जाकर लहराएंगे। और उस समय उस आंदोलन में सम्मिलित होने का मौका भी मिला और 18-19 साल की उम्र में मैं ऐसा मानता हूँ कि उस आंदोलन ने जीवन को एक नया मोड़ दिया। उसके बाद तो मुझे याद है कि कुछ समय पश्चात हमारे सुनील अम्बेकर जी यहाँ पर है। सुनील जी हमारे मार्गदर्शक थे और मुझे आज भी याद है कि हमारे नागपुर में जो संगम चाड़ में हमारा एक कार्यालय हुआ करता था, उसके सामने एक शाम को फुटपाथ पर बैठकर हम लोग गप्पे मार रहे थे और सुनील जी आए और सुनील जी ने कहा कि देवेंद्र तुमको एक बात कहनी है। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा ऐसा निर्णय हुआ है कि कल से तुमको भारतीय जनता पार्टी में काम करना है। तो मैंने उस समय सुनील जी को कहा कि मैं तो करना ही नहीं चाहता, मैं राजनीति में जाना ही नहीं चाहता। तो सुनील जी ने मुझे कहा कि देखो अपने यहाँ तो जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है, लेकिन आपको कुछ कहना है तो आप विलास जी फडणवीस के यहाँ जाइए, उनसे बात कीजिए। और मैं उनके यहाँ गया और उस दिन से मेरा विद्यार्थी परिषद का सफ़र समाप्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी का सफ़र शुरू हुआ। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि नेतृत्व के जो गुण है, इन गुणों का विकास जो भी मेरे व्यक्तित्व में हो पाया वो निश्चित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारण हो पाया। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि एक ऐसा फोरम है कि जहाँ सामान्य व्यक्ति, सामान्य लड़का जिसका कोई वजूद नहीं है, ऐसा लड़का भी या ऐसी लड़की भी जब विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आती है तो यहाँ पर एक कार्य पद्धति है जिसको हम अपनाते हैं, जिससे टीम में काम करने की एक क्षमता निर्माण होती है। हम में से ही कोई बहुत ही सामान्य दिखने वाला अचानक उसके नेतृत्व गुण हमको दिखाई पड़ते हैं, वो हमको लीड करता है और एक बहुत अच्छा संगठन तैयार होता है और हम में भी एक संगठन में काम करने की क्षमता तैयार होती है। इसलिए ये जो सारे नेतृत्व गुण किसी भी व्यक्ति को आवश्यक है, उनको तैयार करने का काम ये विद्यार्थी परिषद ने सालों तक किया है। अभी अध्यक्ष जी हमें बता रहे थे कि भारत एक प्राचीन इस प्रकार का राष्ट्र है और ये बात बिल्कुल सही है कि हमने हमारे इतिहास के कुछ पन्ने डिलीट कर दिए और विशेष रूप से मैकॉले और उसके बाद आज़ादी के बाद कुछ मैकॉले के पुत्र ये भारत में छूट गए और उन्होंने भी जो हमारे स्वर्णिम पन्ने हैं उनको हमारे इतिहास से डिलीट किया और हमें ऐसा लगा कि हमारा इतिहास तो केवल मुगलों का इतिहास है। जो हमारा एक स्वर्णिम इतिहास था, जो भारत एक समय दुनिया की जीडीपी में 25 से 30% अपनी हिस्सेदारी रखता था, जो भारत दुनिया को विचार भी देता था और शिक्षा भी देता था, दुनिया के सर्वोत्तम शिक्षा संस्थान जिस भारत में थे और जिसकी परंपराएं इस प्रकार की थी कि जिसके कारण दुनिया में इस देश का एक वजूद था, उस भारत की स्वर्णिम परंपराओं को हमने भुला दिया। मैं ये नहीं कहता कि हमारे पूरा इतिहास ये स्वर्णिम है, ऐसी चीज़ें हमारे इतिहास में भी आई कि जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, जिसमें हम भी शर्मसार होते हैं, लेकिन ऐसी ही चीज़ों को बताकर हमको ये बताया गया कि यही आपका इतिहास है जिससे आपको शर्मसार होना है। और जो हमारा
असली इतिहास था, जो हमारे तेज का, हमारे विजय का इतिहास था, उससे हमको हमेशा दूर रखा गया। आज जब साइंस बहुत तरक्की कर रहा है तो ये ध्यान में आता है कि दुनिया की ओल्डेस्ट कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन अगर कोई है तो भारत है। हम लोग कई बार ग्रीक की, रोम की, बेबीलोनिया की अलग अलग सिविलाइजेशंस के बारे में कहते हैं, इनमें से कोई भी सभ्यता ये 3000-4000 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। लेकिन भारत की सभ्यता का अगर हम विचार करें तो भारत की सभ्यता आज जिस प्रकार के हमारे अलग अलग प्रकार से हमारे यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिल रही है, चाहे राखीगढ़ी की हो, चाहे बिरान्ना की हो, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 9 से 10 हजार साल पहले भी पूर्ण रूप से विकसित, जहाँ पर शहरों की रचना थी, जहाँ पर स्थापत्य शास्त्र का नमूना ये शहरों में देखने को मिलता था, एक प्रकार से संपूर्ण विकसित अवस्था में 10,000 साल पहले भी हमारी सभ्यता मौजूद थी। तो दुनिया की सारी सभ्यताएं समाप्त हो गई और 10,000 साल तक हमारी सभ्यता समाप्त नहीं हो पाई। इसका मतलब हमारी सभ्यता में, हमारे विचारों में और हमारे मूल्यों में कोई तो ऐसी बात थी, कोई तो ऐसी शाश्वतता थी कि जिसके कारण ये सभ्यता टिकी, ये सभ्यता समाप्त नहीं हो पाई। और सारे आक्रमणों के बावजूद आज भी ये सभ्यता पूरी शान के साथ खड़ी है। तो इसका कोई ना कोई ऐसा कारण होगा। आज हम लोग सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, ये सस्टेनेबिलिटी हमारी सभ्यता में हजारों वर्षों से रही है और इसी सस्टेनेबिलिटी ने हमारी सभ्यता को जीवित भी रखा है। आज हम लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से संशोधन हो रहा है उसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि एक नया इतिहास अब लोगों के सामने हमको लाना होगा। ये इतिहास जो सचमुच हम सबको एक तेजस्विता देता है, जो हम सबको एक वजूद देता है, इस प्रकार का ये इतिहास हमारे सामने लाना ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैं ऐसा मानता हूँ कि उसकी शुरुआत आज हुई है।